हेलो दोस्तों, आर्य टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर की विभिन्न स्टार्टर्स के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया था। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर गति नियंत्रण की विधियाँ, और आज हमारा ये 3 फेज इंडक्शन मोटर का लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो के अंदर आपका जो 3 फेज इंडक्शन मोटर वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण की विधियों को पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स है, कुछ पद है जो जिनसे हमारी एग्जाम्स के अंदर कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो पहले थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। जिसमें आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक लॉकिंग या फिर कॉगिंग। हम देखेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर मैग्नेटिक लॉकिंग या फिर कॉगिंग किसे कहते हैं। तो देखिए, मैग्नेटिक लॉकिंग या कॉगिंग क्या होता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर क्या होता है, स्टेटर स्लॉट और रोटर स्लॉट के कॉम्बिनेशन के कारण, स्टेटर स्लॉट और रोटर स्लॉट इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण क्या होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर कभी कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाती है, कभी कभी वो स्टार्ट नहीं हो पाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लॉकिंग या फिर कॉगिंग कहते हैं। क्या बोला मैंने, 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर क्या, एक तो स्टेटर स्लॉट, क्या स्टेटर स्लॉट्स और रोटर स्लॉट इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण, कॉम्बिनेशन यानी कि संयुक्त होने के कारण, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण क्या होता है, आपकी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है, स्टार्ट नहीं हो पाती, स्टार्ट नहीं हो पाती है। जो स्टार्ट नहीं हो पाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लॉकिंग, क्या मैग्नेटिक लॉकिंग या फिर कॉगिंग कहते हैं। परिभाषा समझ में आई आपके, मैग्नेटिक लॉकिंग या कॉगिंग क्या होता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर स्लॉट और रोटर स्लॉट, स्टेटर स्लॉट और रोटर स्लॉट इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण क्या होता है, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो स्टार्ट नहीं हो पाती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लॉकिंग या फिर कॉगिंग कहते हैं। अब देखिए, स्टेटर और रोटर स्लॉट के बीच में जो कॉम्बिनेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, उसको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका स्टेटर। क्या है, ये आपका स्टेटर है। ये वाला हिस्सा क्या है, स्टेटर। और ये जो अंदर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका रोटर है। क्या है, रोटर। ये स्टेटर के क्या है, स्लॉट है। ये क्या है, रोटर के स्लॉट है। ठीक है, स्टेटर के स्लॉट के अंदर अपन क्या करते हैं, 3 फेज वाइंडिंग लगाते हैं। कौन सी वाइंडिंग लगाते हैं हम, 3 फेज वाइंडिंग लगाते हैं। जबकि रोटर स्लॉट के अंदर क्या करते हैं अपन, एल्यूमिनियम या कॉपर की शॉर्ट सर्किट क्या लगाते हैं, यहाँ पर रोड लगाते हैं। लगाते ही नहीं लगाते। अपन ने स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है उसके रोटर पर क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम या कॉपर के स्लॉट या फिर बार्स को क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है, जो छड़े स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर स्टेटर पर हम करते हैं 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग। इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग करते हैं अपन, 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, और इस 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई के साथ संयोजित करते हैं। 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग को हम क्या कर देंगे, 3 फेज सप्लाई देंगे। तो जब स्टेटर की 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग को 3 फेज बैलेंस सप्लाई के साथ संयोजित किया जाता है तो इस स्टेटर वाइंडिंग के अंदर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाता है। इस स्टेटर वाइंडिंग के अंदर क्या पैदा हो गया, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्यों पैदा हुआ, क्योंकि हमने 3 फेज स्टेटर पर जो 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग हमने लगा रखी थी उसको हमने 3 फेज एसी सप्लाई के साथ संयोजित किया। तो जैसे ही इसको 3 फेज एसी सप्लाई देंगे तो इन वाइंडिंग के अंदर क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाएगा। अब स्टेटर वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स कहाँ पर जाएगा, इन रोटर के चालक पदार्थों में से होकर क्या करेगा, गुजरेगा। गुजरेगा या नहीं गुजरेगा। अब देखिए, फ्लक्स क्या चाहता है कि इसके जो जिस रास्ते से ये गुजर रहा है उस रास्ते का रिलक्टेंस क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। जैसे विद्युत धारा हमने पढ़ा है, विद्युत धारा ऐसे रास्ते से फ्लो होने का या ऐसे रास्ते से प्रवाहित होने का प्रयास करती है जिस रास्ते का प्रतिरोध क्या हो, बहुत ही कम। ऐसे कैसे ये फ्लक्स है, फ्लक्स भी उसी रास्ते से प्रवाहित होने का प्रयास करता है जिस रास्ते का रिलक्टेंस क्या होगा, कम होगा।
क्योंकि फ्लक्स के रास्ते का जो अवरोध होता है वो क्या कहलाता है, रिलक्टेंस। जैसे विद्युत धारा के रास्ते का अवरोध क्या कहलाता है, प्रतिरोध। वैसे ही फ्लक्स, ये जो चुंबकीय फ्लक्स है, इस चुंबकीय फ्लक्स के रास्ते का जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध क्या कहलाता है, रिलक्टेंस कहलाता है। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में क्या है, ये स्टेटर वाइंडिंग का स्लोट है, ये रोटर वाइंडिंग का स्लोट है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के नीचे स्थित है। तो इस वाइंडिंग से जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा वो कुछ इस रास्ते से होकर क्या होगा, आपके रोटर स्लोट में से गुजरेगा। तो देखिए स्टेटर के स्लोट और रोटर स्लोट के बीच में अभी एयर गैप का मान कितना है, इतना। ये क्या है, इन दोनों के बीच में एयर गैप है। और एयर गैप क्या है, बीच में जो हवा है, ये हवा क्या करती है, इस चुंबकीय फ्लक्स के रास्ते में रिलक्टेंस को क्या करती है, पैदा करती है। तो प्रेजेंट टाइम में इतनी हवा है, तो इसके कारण क्या होगा, कुछ न कुछ रिलक्टेंस होगा या नहीं होगा। अब जब ये स्टेटर वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स इस रोटर चालकों में से होकर गुजरेगा तो रोटर चालकों के अंदर क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इसके अंदर क्या आएगी, धारा आएगी। और वो धारा क्या करेगी, लेंज के नियम के अनुसार उसके पैदा होने वाले कारण का विरोध करेगी, जिसके कारण ये धारा क्या करेगी, इस रोटर पर एक टॉर्क लगाएगी और टॉर्क लगा के इस रोटर को क्या कर देगी, घुमा देगी, जिससे आपके इंडक्शन मोटर का रोटर क्या होने लग जाता है, घूमने लग जाता है। ये हमने वर्किंग के अंदर देखा था। अब देखिए जैसे ही आपका ये रोटर घूमेगा इस डायरेक्शन में, जैसे ही घूमेगा तो देखिए ये जो रोटर के स्लोट है, ये रोटर के स्लोट भी इसके साथ साथ घूमेंगे। अब जब रोटर के स्लोट इसके साथ घूमेंगे तो देखिए ये जब आगे की तरफ घूमेगा तो ये जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये स्लोट जो यहाँ पर था वो यहाँ पर आ जाएगा, ये स्लोट जो यहाँ पर बना हुआ था वो अब यहाँ पर आ जाएगा, और ये स्लोट जो यहाँ पर बना हुआ था वो अब ऐसे आ जाएगा। आ गया नहीं हो गया, क्या हुआ, ये स्लोट आगे क्या हो गए, आपके घूम गए। पहले जो स्लोट था वो स्टेटर स्लोट के बिल्कुल क्या था, नीचे था। अब ये स्टेटर स्लोट के नीचे था पहले, लेकिन जैसे ही इस पर क्या हुई, इंड्यूस्ड करंट आई। इंड्यूस्ड करंट ने इस रोटर के ऊपर टॉर्क लगाया और टॉर्क लगा के इस रोटर को इधर क्या कर दिया, घुमा दिया। जब रोटर घूमेगा तो अब ये स्लोट यहाँ पर आ गया, पहले यहाँ पर था, अब घूम के यहाँ पर आ गया। तो अब घूम के यहाँ आने से क्या हुआ, देखिए जो स्टेटर वाइंडिंग से जो चुंबकीय फ्लक्स आ रहा था, उस चुंबकीय फ्लक्स के रास्ते के बीच में जो एयर गैप था, पहले तो कितना सा एयर गैप था, यहाँ से लेकर यहाँ था, लेकिन अब जो एयर गैप है वो इतना एयर गैप हो गया या नहीं हो गया। यानी कि स्टेटर वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स के रास्ते में एयर गैप का मान क्या हो गया, ज़्यादा। और जैसे ही एयर गैप का मान ज़्यादा होगा तो इसके रास्ते में रिलक्टेंस का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और चुंबकीय फ्लक्स क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स ये चाहता है कि इसके रास्ते में रिलक्टेंस का मान क्या रहे, कम से कम रहे। तो जैसे ही आपके रोटर ने घूमना स्टार्ट किया तो इससे स्टेटर वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में रिलक्टेंस का मान क्या हो गया, बढ़ गया। अब रिलक्टेंस बढ़ गया तो फ्लक्स तो ये चाहेगा कि इसके रास्ते का रिलक्टेंस पहले की बातें क्या रहे, कम रहे। तो इसके लिए क्या करेगा, ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स क्या करेगा, इस रोटर पर, ये तो क्या था आपका, मोटर टॉर्क था। क्या था आपका, मोटर टॉर्क था, जिसके कारण रोटर क्या हो रहा था, आपका घूम रहा था। अब रोटर जैसे ही घूमा तो फ्लक्स के रास्ते में रिलक्टेंस बढ़ा तो फ्लक्स, ये जो रिलक्टेंस बढ़ा है इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। और विरोध करेगा तो ये जो फ्लक्स है इस रोटर पर इस मोटर टॉर्क की विपरीत दिशा में एक टॉर्क पैदा करेगा। अब जैसे ये इसकी विपरीत दिशा में टॉर्क पैदा करेगा तो ये रोटर वापस पहले वाली स्थिति में आ जाएगा, और पहले वाली स्थिति में आते ही क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार स्टेटर और रोटर इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण क्या होता है, ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वो रोटेट नहीं कर पाता, अर्थात 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो चालू नहीं हो पाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लॉकिंग या फिर कॉगिंग कहते हैं। अब जैसे ही वापस स्लोट यहाँ पर आ गया तो रिलक्टेंस कम होगा, रिलक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स क्या करेगा, इसका विरोध नहीं करेगा, जिससे थोड़ा सा घूमेगा। अब जैसे ही घूमना स्टार्ट करेगा तो वापस फ्लक्स इसके रोटेशन का विरोध करेगा, घूमने का विरोध करेगा तो वापस पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका रोटर क्या होता है, घूम ही नहीं पाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लॉकिंग या फिर कॉगिंग कहते हैं।
अब देखिए दूसरी बात, परिभाषा तो समझ में आ गई आपके, मैग्नेटिक लॉकिंग या कॉगिंग क्या होती है और आपका जो रोटर है वो क्यों नहीं घूम पाता है। दूसरी बात ये आती है कि ये जो मैग्नेटिक लॉकिंग या कॉगिंग कब पैदा होती है, तो जब S1 बराबर S2O, क्या हो, पहला तो S1 बराबर S2O या फिर क्या हो आपका S1 बराबर क्या हो आपका NH2O, उस कंडीशन में ही क्या होती है, लॉकिंग होती है। तब ही क्या होती है आपकी, तब ही लॉकिंग होती है, तब ही क्या होती है आपकी लॉकिंग। अब देखिए S1 क्या चीज़ है, यहाँ पर S1 है आपके क्या, स्टेटर वाइंडिंग के स्लॉट। S1 क्या है आपके स्टेटर वाइंडिंग के अंदर जो स्लॉट है उनकी क्या है, संख्या। ऐसे कैसे S2 क्या है यहाँ पर, रोटर वाइंडिंग के स्लॉट है। क्या है ये, रोटर वाइंडिंग के क्या है, या रोटर स्लॉट है। S2 क्या है, रोटर स्लॉट। तो जब स्टेटर स्लॉट की संख्या रोटर स्लॉट के बराबर होगी तब क्या हो सकता है, मैग्नेटिक लॉकिंग या कॉगिंग की समस्या पैदा होती है। या फिर हम बोल सकते हैं जब स्टेटर के स्लॉट और रोटर के स्लॉट एक दूसरे के गुणक हो, जैसे स्टेटर के अंदर स्लॉट की संख्या कितनी हो, 4, तो रोटर के अंदर स्लॉट यदि 8, 12, 16 या 20 यानी कि 4 का क्या हो यदि गुणक हो तो भी वहाँ पर क्या होगी, मैग्नेटिक लॉकिंग या फिर कॉगिंग की समस्या होगी। तो S1 बराबर S2 या S1 बराबर NH2 ये होने पर ही क्या होता है, मैग्नेटिक लॉकिंग या फिर कॉगिंग होता है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए तीसरी जो बात है, मैग्नेटिक लॉकिंग या जो कॉगिंग होती है वो केवल आपके स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर ही ये समस्या पैदा होती है। दूसरी मोटर कौन सी थी आपकी, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर मैग्नेटिक लॉकिंग या फिर कॉगिंग की समस्या नहीं होती है, क्योंकि वहां पर रोटर पर भी क्या की जाती है, 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग स्थापित की जाती है, जिससे इन दोनों के बीच में प्रतिरोध का मान नहीं बढ़ पाता। तो कॉगिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग है वो किसकी समस्या कौन सी मोटर के अंदर पैदा होती है, तो ये मैग्नेटिक लॉकिंग या कॉगिंग ओनली स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर ही होता है। इतना चीज समझ में आ गया। 3 चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि मैग्नेटिक लॉकिंग या कॉगिंग क्या होता है, मैग्नेटिक लॉकिंग या कॉगिंग कब पैदा होती है, और मैग्नेटिक लॉकिंग या कॉगिंग है वो कौन सी मोटर के अंदर होती है। तो ये तीनों चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद में बात आती है कि ये जो मैग्नेटिक लॉकिंग या कॉगिंग है इससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो मैग्नेटिक लॉकिंग या कॉगिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वेड बार रोटर का प्रयोग करते हैं। किसका, स्क्वेड बार रोटर। जब मैंने आपको स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के प्रकार पढ़ाए थे तब वहाँ पर बताया था मैंने स्क्वेड बार यानी कि तिरछी छड़ वाले, स्क्वेड का मतलब क्या होता है आपका, तिरछी छड़ वाले रोटर का हम क्या करते हैं वहाँ पर उपयोग करते हैं। अब तिरछी छड़ वाले रोटर से देखिए क्या होगा, अभी तो ये जो स्लॉट थे बिल्कुल क्या थे आपके, बिल्कुल सीधे थे। कैसे थे, सीधे। कौन से के, रोटर के। अब मैग्नेटिक लॉकिंग या कॉगिंग को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने रोड लगाई थी उन रोड को बिल्कुल सीधा न लगा के उनको थोड़ा क्या लगाते हैं, हम तिरछा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तिरछा। अब तिरछा लगाने से देखिए क्या फर्क पड़ेगा, ये जो स्लॉट आपका सीधा हो रहा है ना, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर दो, ऐसे तिरछा कर दिया। ऐसे कैसे, ये स्लॉट जो आपका बिल्कुल सीधा हो रहा था, अब इसको भी थोड़ा सा क्या कर दो आप, ऐसे तिरछा कर दो। इसको भी थोड़ा क्या कर देंगे हम, ऐसे तिरछा कर देंगे। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, बिल्कुल स्क्वेड बार रोटर का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। अब देखिए स्क्वेड बार रोटर का उपयोग करने से क्या होगा, जैसे यहाँ पर ठीक है, ये स्क्वेड बार रोटर हो गया आपका। हमने क्या किया, रोटर पर जो हमने स्लॉट लगाए थे एल्युमिनियम या कॉपर की जो रोड लगाई थी उनको अब थोड़ा क्या लगा दिया, तिरछा। अब तिरछा लगाने से क्या होगा, देखिए स्टेटर वाइंडिंग का ये जो चुंबकीय फ्लक्स है जब इस रोटर वाइंडिंग के अंदर से होकर गुजरेगा तो अब इसके बीच में जो एयर गैप है वो पहले की तुलना में थोड़ा सा क्या हो गया आपका, बढ़ गया। इतना बढ़ा ना, लेकिन जैसे ही आपका ये रोटर घूमेगा तो जैसे ही घूमेगा तो अब ये जो आपका जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये जो आपका तिरछा वाला रोड है, ये तिरछी वाली रोड क्या हो जाएगी, वापस इसके रास्ते में आ जाएगी, जिससे इसके रास्ते के बीच में जो हवा है
उस गैप है, एयर गैप है, उस एयर गैप का मान बढ़ेगा नहीं, हमेशा एयर गैप क्या बना रहेगा, बिल्कुल एक समान बना रहेगा। और जब एयर गैप का मान एक समान बना रहेगा तो ये फ्लक्स के कारण यहाँ पर कोई टॉर्क पैदा नहीं होगा, और जब फ्लक्स के कारण टॉर्क पैदा नहीं होगा तो वहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक लॉकिंग या कॉगिंग की समस्या पैदा नहीं होगी। तो मैग्नेटिक लॉकिंग या कॉगिंग, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वेयर्ड बार रोटर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, या तिरछी छड़ वाले रोटर का क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक लॉकिंग या कॉगिंग। कौन सी मोटर के अंदर होता है, कब होता है, क्या होता है, और इससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो 4 प्रकार से आपके इसके अंदर से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसको मैं आपको पहले नोट करवा देता हूं, फिर अगला टॉपिक पे चलते हैं अपन। देखिए क्या लिखना है इसके अंदर, पहली लाइन आप नोट करोगे, स्टेटर स्लॉट व रोटर स्लॉट, रोटर स्लॉट के कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन, हिंदी में कॉम्बिनेशन क्या बोल सकते हो आप, संयोजन। कॉम्बिनेशन के कारण 3 फेज इंडक्शन मोटर रोटेट नहीं कर पाती है, या 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं होती है, जिसे मैग्नेटिक लॉकिंग या फिर कॉगिंग कहा जाता है। ये चीज समझ में आ गई। दूसरा आपको नोट करना है, S1 बराबर S2 या फिर S1 बराबर NS2 होने पर मैग्नेटिक लॉकिंग की समस्या पैदा होती है। यहाँ S1 बराबर लिखोगे आप क्या, नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट, या फिर आप लिख लो स्टेटर स्लॉट्स की संख्या। S2 बराबर लिखोगे क्या, रोटर स्लॉट्स की संख्या। ये चीज नोट कर लिया। आगे नोट करना है आपको क्या, मैग्नेटिक लॉकिंग की समस्या केवल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ही होती है। देखिए SCIM का मतलब है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो कॉगिंग है मैग्नेटिक लॉकिंग की समस्या ओनली किसके अंदर होती है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर ही होती है। फिर आगे लिखना है आपको, मैग्नेटिक लॉकिंग से बचने के लिए स्क्वेयर्ड बार रोटर, हिंदी में लिखोगे इसके क्या, तिरछी छड़ वाले रोटर
उपयोग करते हैं। ये 4-5 चीज़ें जो आपको इसके अंदर याद होनी चाहिए, आपके एग्जाम्स के अंदर इसमें से क्वेश्चंस आ जाता है। तो मैग्नेटिक लॉकिंग कॉगिंग क्या होता है? स्टेटर स्लॉट और रोटर स्लॉट के कॉम्बिनेशन के कारण क्या होता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं हो पाती, जिसे मैग्नेटिक लॉकिंग या फिर कॉगिंग कहा जाता है। दूसरा, S1 बराबर S2 या S1 बराबर NS2 होने पर ही मैग्नेटिक लॉकिंग की समस्या पैदा होती है। यहाँ पर S1 क्या है? स्टेटर स्लॉट की संख्या है। S2 क्या है? आपके रोटर स्लॉट की संख्या है। यानी कि जब स्टेटर स्लॉट और रोटर स्लॉट है, उनकी संख्या दोनों एक दूसरे के क्या होगी? बराबर होगी, तभी उसके अंदर क्या होगा? मैग्नेटिक लॉकिंग या कॉगिंग की समस्या पैदा होगी। अगला आता है मैग्नेटिक लॉकिंग की जो समस्या है वो ओनली स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर ही क्या होती है? आपकी पैदा होती है। फिर लास्ट का दे रखा है मैग्नेटिक लॉकिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वेड बार रोटर का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ये चीज़ होगी आपके। तो मैग्नेटिक लॉकिंग वाला जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में एक और परिभाषा पूछ लेता है कभी कभी, वो होता है क्या? क्रॉलिंग। क्या होती है? क्रॉलिंग। तो देखिए, क्रॉलिंग को हिंदी में बोलते हैं रेंगना। क्या? रेंगना। और रेंगने का मतलब आपको पता है क्या? धीरे धीरे चलना। धीरे धीरे चलने को ही क्या कहते हैं आप? रेंगना। तो कभी कभी क्या होती है, ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो बहुत कम स्पीड के साथ क्या होती है? आपकी घूमती है। अब जो बहुत कम स्पीड के साथ जब ये घूमती है तो उसे हम क्रॉलिंग या फिर क्या कहते हैं? उसे रेंगना कहते हैं। तो अगला जो आपका टॉपिक आता है वो आता है क्रॉलिंग। CRAWLING। क्रॉलिंग। क्रॉलिंग को हिंदी में बोलेंगे क्या? रेंगना। क्या बोलेंगे? रेंगना। तो क्या होता है, कभी कभी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो बहुत कम स्पीड का मतलब NS/7, यानी कि जो भी उसकी सिंक्रोनस स्पीड है उसकी 1/7 गुना स्पीड के साथ क्या करती है? घूमती है। NS/7 यानी कि सिंक्रोनस स्पीड में जब हम 7 का भाग लगा दें तो जब उससे जो स्पीड प्राप्त होगी उतनी कम स्पीड के साथ वो क्या करती है? आपकी रोटेट करती है या घूमती है। उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉलिंग, यानी कि रेंगना। यानी कि क्रॉलिंग या रेंगना के अंदर कुछ नहीं होता, आपकी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो बहुत ही कम स्पीड के साथ क्या करती है? आपकी घूमती है। तो इसको क्या लिखोगे? कभी कभी 3 फेज इंडक्शन मोटर बहुत कम गति, कोष्टक में लिख सकते हो आप NS/7 के साथ, बहुत कम गति के साथ घूमती है, बहुत कम गति के साथ घूमती है, जिसे क्रॉलिंग या फिर रेंगना कहते हैं। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर कभी कभी क्या होता है? बहुत ही कम, बिल्कुल धीरे धीरे स्पीड से साथ क्या होती है? वो घूमती है। उसे हम कहेंगे क्रॉलिंग या रेंगना। अब बात आती है कि ये जो क्रॉलिंग या रेंगना है ये किसके कारण पैदा होता है? तो जो क्रॉलिंग या रेंगना है, एक होता है स्पेस हार्मोनिक्स। अब हार्मोनिक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, आपके लिए इतना काफ़ी है कि क्रॉलिंग की समस्या किसके कारण पैदा होती है। तो जो क्रॉलिंग है उसकी समस्या केवल स्पेस हार्मोनिक्स के कारण पैदा होती है। किसके कारण पैदा होती है? स्पेस हार्मोनिक्स के कारण क्या होता है? क्रॉलिंग की समस्या पैदा होती है। यह है या फिर क्रॉलिंग की समस्या स्पेस हार्मोनिक्स के कारण उत्पन्न होती है। क्रॉलिंग की समस्या किसके कारण उत्पन्न होती है? स्पेस हार्मोनिक्स के कारण ही क्या होती है? क्रॉलिंग की समस्या पैदा होती है। अब ये स्पेस हार्मोनिक्स भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं इवन प्रकार के, एक होते हैं ओड प्रकार के। इवन का मतलब होता है सम
ओड का मतलब क्या होता है, विषम। अब इन दोनों में से भी कौन सा अगर एग्जाम्स के अंदर पूछ ले, पहली बात तो आपके सिर्फ इतना ही आएगा भाई क्रॉलिंग की समस्या कौन से हार्मोनिक्स के कारण पैदा होती है, तो क्रॉलिंग की समस्या कौन से हार्मोनिक्स के कारण, स्पेस हार्मोनिक्स के कारण पैदा होती है। लेकिन और भी डीपली पूछ ले भाई स्पेस हार्मोनिक्स के अंदर भी कौन से हार्मोनिक्स के कारण पैदा होती है, तो जो ओड वाला, जो विषम वाला स्पेस हार्मोनिक्स होता है उसके कारण क्या होती है, क्रॉलिंग की समस्या पैदा होती है। इवन वाले जो स्पेस हार्मोन है उसके कारण क्रॉलिंग की समस्या पैदा नहीं होती है। तो क्रॉलिंग की समस्या ओड स्पेस हार्मोनिक्स के कारण पैदा होती है। अब हार्मोनिक्स अपन 3 प्रकार के देखेंगे। एक तो देखेंगे थर्ड हार्मोनिक्स का अपनी मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक हम देखेंगे फिफ्थ हार्मोनिक्स का हमारी मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और एक हम देखेंगे सेवंथ जो हार्मोनिक्स होता है उसका हमारी मोटर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इनमें से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं थर्ड हार्मोनिक्स की। किसकी, थर्ड हार्मोनिक्स। थर्ड हार्मोनिक्स के अंदर क्या होता है, इसमें कोई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं पैदा होता, इसमें कोई घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र, क्या, घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम लिखते हैं RMF से। RMF का मतलब, R का मतलब हो गया रोटेटिंग, M का मतलब मैग्नेटिक, F का मतलब फील्ड। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र। तो जो थर्ड हार्मोनिक्स होते हैं उनके अंदर कोई घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं होता है। तो थर्ड हार्मोनिक्स के कारण कोई भी जो आपका स्टेटर वाइंडिंग है उस स्टेटर वाइंडिंग के अंदर कोई भी घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं होगा। और बताइए जब घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं होगा तो क्या रोटर के अंदर कोई टॉर्क पैदा होगा क्या, तो रोटर के अंदर भी कोई टॉर्क पैदा नहीं होगा। तो इसके कारण यानी कि थर्ड हार्मोनिक्स के कारण, तो अगले इसको लिख लो, याद रहेगा, थर्ड हार्मोनिक्स के कारण कोई टॉर्क पैदा नहीं होता है। और बताइए जब टॉर्क पैदा नहीं होगा तो क्या रोटर रोटेट करेगा क्या, तो आपका जो मोटर है वो क्या होगा, आपका रोटर रोटेट नहीं करेगा। तो इसके कारण मोटर स्टार्ट नहीं होती या फिर उसका रोटर बिल्कुल भी घूमता नहीं है। तो थर्ड हार्मोनिक्स के अंदर याद रखना है आपको, इसके अंदर कोई भी घूर्णनशील रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होता है। जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होगा तो उसके कारण वहां पर कोई टॉर्क पैदा नहीं होगा। और जब मोटर के अंदर कोई टॉर्क नहीं होगा तो मोटर आपकी स्टार्ट नहीं होगी या मोटर का जो रोटर है वो बिल्कुल भी घूर्णन नहीं करेगा। तो यदि मोटर के अंदर थर्ड हार्मोनिक्स का कोई इफेक्ट पैदा होता है तो उसके कारण आपकी जो मोटर का रोटर है वो बिल्कुल भी रोटेट नहीं करेगा, बिल्कुल भी घूमेगा नहीं। तो ये तो हो गया कौन सा हार्मोनिक्स, आपका थर्ड हार्मोनिक्स। ऊपर वाली डेफिनेशन आपने लिख ली होगी। इसके बाद में जो अगला हार्मोनिक्स आता है वो आता है आपका फिफ्थ हार्मोनिक्स। अगला हार्मोनिक्स कौन सा है आपका, फिफ्थ हार्मोनिक्स। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण विपरीत दिशा में घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र, इसको इंग्लिश में लिखेंगे हम क्या, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है।
इसमें तो क्या हो रहा था, बिल्कुल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, जो भी पहले जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा था उसकी जस्ट विपरीत दिशा के अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। कब, जब किसी मोटर को हम फिफ्थ हार्मोनिक्स के साथ संयोजित करेंगे तो उस मोटर के अंदर क्या होगा, विपरीत दिशा में घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा जो ns/5 स्पीड से ns/5 स्पीड से क्या करेगा, रोटेट करता है या फिर घूमता है। तो जो इसके अंदर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसकी स्पीड कितनी होगी, जो भी आपकी सिंक्रोनस स्पीड है उसमें किसका भाग लगा दो, 5 का भाग लगा दो। तो फिफ्थ हार्मोनिक्स के कारण जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी घूर्णन गति आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि फिफ्थ हार्मोनिक्स यदि किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो सिंक्रोनस स्पीड है उसका मान यदि 1500 आरपीएम है, सिंक्रोनस स्पीड का मान कितना है, 1500 आरपीएम है। अब यदि उस इंडक्शन मोटर को हम फिफ्थ हार्मोनिक्स के साथ संयोजित कर दे, किसके साथ संयोजित कर दे, फिफ्थ हार्मोनिक्स के साथ उसको संयोजित कर दे, तो उस मोटर के अंदर पैदा होने वाले जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी घूर्णन गति कितनी होगी। तो जो फिफ्थ हार्मोनिक्स के कारण जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो पहली बात तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, उसकी जस्ट विपरीत दिशा में होगा। और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसकी स्पीड कितनी होगी, ns/5 होगी। अगर ns क्या चीज़ है, आपकी सिंक्रोनस स्पीड है। सिंक्रोनस स्पीड आपको दे रखी है कितना, 1500 आरपीएम, और आपसे फिफ्थ हार्मोनिक्स के कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड पूछे तो क्या हो जाएगा, 1500 में किसका भाग लग जाएगा, आपका 5 का, तो कितना आ जाएगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी हो जाएगी, आपका 300 आरपीएम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 300 आरपीएम। तो इस प्रकार फिफ्थ स्पेस हार्मोनिक्स के कारण जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसकी डायरेक्शन, उसकी स्पीड कितनी होती है, ns/7। अब इसके कारण जो टॉर्क पैदा होगा, भाई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इस मोटर के कारण, इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो टॉर्क पैदा होगा वो भी क्या होगा, बिल्कुल विपरीत दिशा में होगा। और जब टॉर्क विपरीत दिशा में पैदा होगा तो मोटर जो रोटेट करेगी वो उसकी घूर्णन दिशा भी क्या हो जाएगी, आपकी विपरीत हो जाएगी। अर्थात मोटर पहले की दिशा के विपरीत दिशा में घूमना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी। तो इसी के अंदर आगे लिखना है, इसके कारण विपरीत दिशा में टॉर्क पैदा होता है जिससे मोटर विपरीत दिशा में घूमने लग जाती है। तो मोटर फिफ्थ हार्मोनिक्स के कारण मोटर की जो डायरेक्शन है, घूमने की जो दिशा है, वो पहले की दिशा के क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। ऐसे कैसे एक हार्मोनिक्स और आता है आपका सेवंथ हार्मोनिक्स। कौन सा आता है, सेवंथ हार्मोनिक्स। तो देखिए सेवंथ हार्मोनिक्स क्या होता है, सेवंथ हार्मोनिक्स के कारण क्या होगा, इसके अंदर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। क्या होगी, आपकी सेम डायरेक्शन होगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा होगी वो बिल्कुल क्या होगी, समान होगी। जो पहले जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा था उसी दिशा में अब चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। जब इस मोटर को किसके साथ जोड़ेंगे, हम सेवंथ हार्मोनिक्स के साथ जोड़ेंगे, तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी दिशा बिल्कुल क्या रहेगी, समान। अब इसकी दिशा समान है। अब तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, अब पूछ ले भाई सेवंथ हार्मोनिक्स के कारण जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, उसकी घूर्णन गति कितनी होती है। तो इसके अंदर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ns/7 होगी। कितनी होगी, ns/7। यानी जो भी सिंक्रोनस स्पीड दे रखी है उसमें यदि 7 का भाग लगा देंगे तो सेवंथ हार्मोनिक्स के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड प्राप्त हो जाएगी। अब इसके अंदर यदि मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो इसके कारण जो
टॉर्क पैदा होगा, क्या, जो रोटर टॉर्क पैदा होगा, रोटर के अंदर जो टॉर्क पैदा होगा उस टॉर्क की डायरेक्शन भी क्या रहेगी, समान रहेगी। डायरेक्शन क्या रहेगी उसकी, समान। और जब बताइए रोटर पर जब टॉर्क की डायरेक्शन समान है तो उसकी घूर्णन दिशा भी क्या रहेगी आपकी, समान होगी। घूर्णन दिशा भी क्या होगी आपकी, समान। तो ये क्या हो गया आपका 7th हार्मोनिक्स हो गया। क्या हो गया, 7th हार्मोनिक्स। अब इसको इसकी तरह नोट कर लेना आप। मैंने बता दिया 7th हार्मोनिक्स के अंदर क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, जो दिशा होती है, घूर्णन दिशा होती है, वो क्या रहती है, समान। जब घूर्णन दिशा समान है और ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी गति से रोटेट करता है, ns/7 गति से क्या करता है आपका, घूमता है। अगला, जब इसकी दिशा समान है तो इसके कारण जो टॉर्क पैदा होगा उसकी दिशा भी क्या होगी, समान। और जब टॉर्क की दिशा समान होगी तो मोटर की घूर्णन दिशा भी पहले वाली दिशा के ही आपकी क्या होगी, समान। तो ये हो गया आपका क्या, क्रोलिंग। तो क्रोलिंग के अंदर आपको याद रखना है कि कभी कभी 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या हो जाती है आपकी, बहुत कम स्पीड के साथ, बहुत कम कितना, ns/7 स्पीड के साथ क्या करती है आपकी, घूमती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रोलिंग। अब क्रोलिंग जो पैदा होती है वो किसके कारण पैदा होती है, स्पेस हार्मोनिक्स के कारण पैदा होती है। और मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट 3 हार्मोनिक्स थे, 3rd हार्मोनिक्स, 5th हार्मोनिक्स और 7th हार्मोनिक्स, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि 3rd हार्मोनिक्स के अंदर तो क्या होता है, कोई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होता है। 5th हार्मोनिक्स के कारण जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसकी दिशा क्या रहेगी, विपरीत रहेगी। 7th हार्मोनिक्स के कारण जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होता है। और इनकी जो स्पीड, 3rd की में तो कोई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं हो रहा है, इस कारण उसकी घूर्णन गति तो कितनी होगी, 0। 5th के अंदर घूर्णन गति कितनी होगी, ns/5 रहेगी। 7th के अंदर घूर्णन गति कितनी रहेगी, ns/7। 3rd के अंदर तो कोई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं हो रहा है, इस कारण वहाँ पर कोई टॉर्क पैदा नहीं होगा। और जब टॉर्क पैदा नहीं होगा तो रोटर वहाँ पर बिल्कुल भी घूर्णन गति नहीं करेगा। लेकिन 5th हार्मोनिक्स के कारण जो टॉर्क पैदा होता है वो पहले की विपरीत दिशा में पैदा होता है, जिसके कारण मोटर है वो पहले की विपरीत दिशा में घूमने लग जाती है। 7th हार्मोनिक्स के कारण जो टॉर्क पैदा होता है वो सेम डायरेक्शन में होगा। और जब सेम डायरेक्शन में होगा तो रोटर की जो घूर्णन दिशा है वो भी बिल्कुल क्या रहेगी, आपकी समान रहेगी। तो ये जो 2 टॉपिक पढ़ाए मैंने आपको, एक पढ़ाया मैग्नेटिक लॉकिंग या फिर कॉगिंग, दूसरा मैंने पढ़ाया आपको क्रोलिंग। ये दोनों में से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं, इस कारण इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। अब जो लास्ट का टॉपिक बचा है हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर, वो बचा हुआ है 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना, गति नियंत्रण। तो देखिए हमने पढ़ा था डीसी मोटर के अंदर गति नियंत्रण। डीसी मोटरों की गति को नियंत्रित करना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। लेकिन जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसकी गति को नियंत्रित करना क्या होता है, बहुत ही कठिन होता है। तो हम पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। क्या पढ़ने वाले हैं हम, स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर गति नियंत्रण। अब देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर के जो रोटर है उस रोटर की घूर्णन गति का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने आपको लिखवाया था 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो रोटर की घूर्णन गति है उसको हम किससे लिखते हैं, एनआर से। किससे लिखते हैं, एनआर। तो एनआर बराबर फॉर्मूला होता है, आपको यदि याद हो तो एनएस इंटू होता है 1 - एस। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो रोटर है उस रोटर की घूर्णन गति का क्या है, फॉर्मूला है एनआर। एनआर क्या है, यहाँ पर रोटर की घूर्णन गति है। क्या है, रोटर की घूर्णन गति। एनएस, एनएस क्या है, यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड है। क्या है, सिंक्रोनस स्पीड। 1 - एस, एस क्या है, यहाँ पर स्लिप है। क्या है, स्लिप। अब देखिए एनएस बराबर क्या होता है, एनएस बराबर क्या होता है, 120 एफ बटे क्या होता है आपका, पी होता है। ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 120 एफ बटे पी। एफ बराबर क्या है, यहाँ पर सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। पी बराबर क्या है, स्टेटर के अंदर पोल्स की संख्या है। स्टेटर के पोल्स की संख्या को किससे लिखेंगे, पी से। सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है उसको किससे लिखेंगे, एफ से। तो यदि एनएस, ये जो 120 एफ बटे पी, ये एनएस का जो मान है, इस मान को अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो मेरे पास रोटर की घूर्णन गति का फॉर्मूला आ जाएगा, एन आर बराबर हो जाएगा 120 एफ बटे पी
इंटू आ जाएगा 1 माइनस एस। ये क्या है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर घूर्णन गति का क्या है, सूत्र है। अब इस एनआर के मान को कंट्रोल करना चाहते हैं। 3 फेज एनआर क्या है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर की घूर्णन गति है। तो इस एनआर के मान को कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी कि इसके एनआर को मान को हम घटाना चाहते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो इस एनआर के मान को अपन किन किन प्रकार से घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसके मान को अपन किन किन प्रकार से रोटेट या कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहली बात देखिए, एनआर का मान किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जो रोटर की घूर्णन गति है वो फ्रीक्वेंसी के क्या है, समानुपाती। अगर मैं सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूंगा तो रोटर की घूर्णन गति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें से इस फॉर्मूले में यदि मैं फ्रीक्वेंसी का मान चेंज करता हूं तो इस रोटर की घूर्णन गति का मान भी चेंज होता है। तो एक तो अपन चेंज कर सकते हैं बाई चेंजिंग ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो भी सप्लाई आवृत्ति है उस सप्लाई आवृत्ति के मान में परिवर्तन करके हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को भी क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। पहली भी चीज हो गया। दूसरा चीज देखिए, P बराबर क्या है, पोल्स की संख्या है। तो यदि हम नंबर ऑफ पोल्स की संख्या में परिवर्तन करें, यदि P के मान में यदि परिवर्तन करेंगे तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन गति भी क्या होगी, आपकी परिवर्तित होगी, क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन गति है वो पोल की संख्या पर निर्भर कर रही है। तो दूसरा हम लिखेंगे क्या, बाई चेंजिंग नंबर ऑफ पोल्स, यानी कि पोल की संख्या में परिवर्तन करके भी हम क्या कर सकते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन गति को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, बाई चेंजिंग सप्लाई वोल्टेज, यानी यदि हम सप्लाई जो इस 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम जो सप्लाई दे रहे हैं उसके वोल्टेज में यदि हम परिवर्तन कर दें, उसके वोल्टेज को कम या ज़्यादा करें तो भी हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को क्या कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो तीसरा लिखेंगे अपन क्या, बाई चेंजिंग सप्लाई वोल्टेज, क्या लिखेंगे, सप्लाई वोल्टेज। देखिए मैं इनकी हिंदी साथ के साथ बोल रहा हूँ, तो आप ऐसे मत सोचिए कि मैं सारा इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश के साथ मैं आपको हिंदी जरूर बोल रहा हूँ। तो जो भी सप्लाई वोल्टेज है उस सप्लाई वोल्टेज में परिवर्तन करके हम इस 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगला जो आता है आपका 4 नंबर आता है, देखिए स्लिप। इस स्लिप के मान को यदि मैं परिवर्तन कर दूं, क्या स्लिप के मान को यदि हम परिवर्तन करेंगे तो बताइए 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित होगी या नहीं होगी। भाई अगर मैं इसका मान बढ़ा दूं, इसका मान बढ़ाऊंगा, स्लिप का मान बढ़ाऊंगा तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्योंकि थोड़ी देर बाद में देखेंगे, हम एक एक बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम ये देख रहे हैं कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो स्पीड है वो किन किन राशियों के ऊपर निर्भर करती है। तो अगला क्या हो गया, बाई चेंजिंग स्लिप, यानी कि स्लिप के मान में भी परिवर्तन करके हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो स्पीड है उसको भी क्या कर सकते हैं, अपन परिवर्तित कर सकते हैं। तो जो भी 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसकी स्पीड को हम 4 प्रकारों से कंट्रोल कर सकते हैं। 4 में से पहला क्या है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी में यदि हम परिवर्तन करेंगे तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित हो जाएगी। यदि सप्लाई स्टेटर के जो पोल्स है, अगर पोल्स की संख्या में हम परिवर्तन करेंगे तो भी 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन गति क्या हो जाएगी, चेंज होगी। अगर सप्लाई वोल्टेज के मान में हम परिवर्तन करेंगे तो सप्लाई वोल्टेज के मान में परिवर्तन करके भी हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन गति को चेंज कर सकते हैं। बाई चेंजिंग स्लिप, यानी कि स्लिप का मान चेंज करके भी हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन गति को चेंज कर सकते हैं। 5वां भी लिख सकते हो, बाई चेंजिंग रोटर रेसिस्टेंस, क्या, बाई चेंजिंग रोटर रेसिस्टेंस, यानी कि रोटर वाइंडिंग के प्रतिरोध में भी हम परिवर्तन करके इस 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन गति को हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने की कितनी विधि है आपके, 5। सप्लाई फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित करके,
नंबर ऑफ पोल्स की संख्या को परिवर्तित करके, सप्लाई वोल्टेज को परिवर्तित करके, स्लिप को परिवर्तित करके और रोटर रेसिस्टेंस को परिवर्तित करके हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आता है बाय चेंजिंग सप्लाई फ्रीक्वेंसी। देखिए अब एक एक के ऊपर मैं बताता हूं किस प्रकार से डिपेंड करता है। पहला है क्या, बाय चेंजिंग सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो भी सप्लाई आवृत्ति है उसके मान को परिवर्तित करके। तो 3 फेज जो इंडक्शन मोटर है उसकी जो घूर्णन गति है NR, उसका मान क्या होता है, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है उसके क्या होता है, आपके समानुपाती होता है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, समानुपाती। जैसे जैसे हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाएंगे तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी के मान को यदि मैं कम करूंगा तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की ये जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम। तो ये चीज समझ में आ गई। 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो घूर्णन गति है वो सप्लाई आवृत्ति के क्या होती है, समानुपाती होती है। सप्लाई आवृत्ति के क्या होती है, समानुपाती। क्योंकि अभी हमने देखा था NR बराबर क्या था, 120 F/P इंटू क्या था, 1 - S। तो यहां से देखिए ये जो NR है इस सप्लाई फ्रीक्वेंसी के क्या है, समानुपाती है। क्या है, समानुपाती। तो यदि फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो रोटर की घूर्णन गति का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर फ्रीक्वेंसी का मान कम होगा तो रोटर की घूर्णन गति भी क्या होगी, आपकी कम होगी। एक चीज क्लियर। दूसरा है क्या, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ पोल्स यानी कि पोल की संख्या में परिवर्तित करके हम इस 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन गति को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो घूर्णन गति है वो पोल की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या, 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो घूर्णन गति है वो पोल की संख्या के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। यहां पर देखिए फॉर्मूला, यहां पर तो NR क्या है, 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन गति। P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स। तो देखिए P कहाँ आ रहा है, नीचे। तो जो NR है वो 1/P के होता है, यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के जो रोटर की घूर्णन गति है वो पोल की संख्या के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपात के अंदर क्या होगा, यदि मैं नंबर ऑफ पोल्स की संख्या को बढ़ाऊंगा, यदि पोल की संख्या को मैं क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, तो बताइए रोटर की जो घूर्णन गति है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्योंकि व्युत्क्रमानुपात में एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज क्या होती है, घटती है। और यदि मैं पोल की संख्या को क्या कर दूं, घटा दूं, अगर मैं पोल की संख्या को घटा दूंगा तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो घूर्णन गति है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन गति है वो पोल की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको आप नोट कर लेना हिंदी में, 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन गति पोल की संख्या के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। जब पोल की संख्या बढ़ाएंगे तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड क्या होगी, घटेगी। अगर पोल की संख्या घटाएंगे तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की क्या होगी, स्पीड क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। अब तीसरा नंबर पे जो आती है वो आती है क्या, बाय चेंजिंग स्लिप। किसके मान में, स्लिप के मान में परिवर्तन करके भी हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन गति को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए कैसे। 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो घूर्णन गति है NR का मान क्या है, स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती। चाहे आप देखते जाओ, जैसे जैसे रोटर की घूर्णन गति बढ़ती है। जब मैंने आपको स्लिप वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसके अंदर बताया था जैसे जैसे रोटर की घूर्णन गति बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्लिप का मान क्या होता जाता है, घटता जाता है। क्योंकि अपन जानते हैं S बराबर क्या होता है, NS - NR बटे क्या होता है, आपका NS होता है।
होता है नहीं होता। अब जैसे जैसे इस एनआर का मान बढ़ेगा, एनआर का मान बढ़ेगा तो इस स्लिप का मान क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर यदि मैं स्लिप का मान क्या कर दूँ, कम कर दूँ, स्लिप का मान कम करूँगा तो बताइए 3 फेज इंडक्शन मोटर की रोटर की घूर्णन गति क्या होगी, बढ़ेगी। और यदि स्लिप का मान मैं क्या कर दूँ, बढ़ा दूँ, क्या कर दूँ, बढ़ा दूँ, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर की घूर्णन गति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर रोटर की जो घूर्णन गति है वो स्लिप के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। तो 3 चीज आपकी क्लियर हो गई। अब चौथा आता है क्या, बाय चेंजिंग सप्लाई वोल्टेज। क्या, बाय चेंजिंग सप्लाई वोल्टेज। अब सप्लाई वोल्टेज को कम करने के लिए क्या करेंगे, जो भी स्टेटर वाइंडिंग को हम सप्लाई दे रहे हैं उसके श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध लगा देंगे और उस बाह्य प्रतिरोध की सहायता से हम वोल्टेज को क्या कर देंगे, कम। और जैसे ही वोल्टेज कम होगा तो उससे 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन गति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम। तो 4 नंबर पे जो आता है आपका वो आता है क्या, बाय चेंजिंग सप्लाई वोल्टेज। बाय चेंजिंग सप्लाई वोल्टेज। तो सप्लाई वोल्टेज के लिए क्या करेंगे, इस विधि में क्या करेंगे, स्टेटर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध लगाएंगे और उस बाह्य प्रतिरोध की सहायता से वोल्टेज को क्या करेंगे, अपन कम करेंगे। और जैसे वोल्टेज कम होगा तो इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके अंदर नोट कर लेना, इस विधि में स्टेटर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में बाह्य प्रतिरोध संयोजित करके सप्लाई वोल्टेज यानी कि सप्लाई वोल्टेज को कम करते हैं, सप्लाई वोल्टेज को कम करते हैं। और जब सप्लाई वोल्टेज कम होगा तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और फिर जो अगली वाली विधि आती है वो आती है आपकी क्या, रोटर रियोस्टेट कंट्रोल विधि। कौन सी आती है आपके, 5वीं जो विधि है वो कौन सी है आपका, रोटर रियोस्टेट मेथड बाय चेंजिंग रोटर रेसिस्टेंस। तो रोटर रियोस्टेट क्या होता है, इस विधि का सबसे पहले बात आती है कि इस विधि का प्रयोग कौन सी मोटर के अंदर करते हैं। तो इस विधि का उपयोग करते हैं हम कौन सी के अंदर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में करते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। कहाँ पर प्रयोग करेंगे इसका, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर यदि स्पीड को कंट्रोल करना है तो हम कौन सी विधि काम में लेंगे, रोटर रियोस्टेट विधि काम में लेंगे। अब इस विधि में क्या करेंगे, जो भी रोटर वाइंडिंग है उसके श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध लगाएंगे और उस बाह्य प्रतिरोध की सहायता से क्या करते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करते हैं। तो इस विधि में रोटर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में बाह्य प्रतिरोध संयोजित करते हैं। इस विधि में क्या करेंगे, जो भी रोटर वाइंडिंग है उस रोटर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में अपन क्या करेंगे, बाह्य प्रतिरोध संयोजित करते हैं। तो ये कौन सी विधि होगी आपकी, 5वीं। कौन सी है, रोटर रियोस्टेट मेथड या फिर बाय चेंजिंग रोटर रेसिस्टेंस। अब इसके बाद में एक और विधि बची है जो सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, वो है आपके कैस्केड कंट्रोल विधि। कौन सी है, कैस्केड। देखिए अगली जो विधि है आपकी छठी, CASCAD, कैस्केड कंट्रोल मेथड।
हिंदी में लिखेंगे कैस्केड नियंत्रण विधि। देखिए कैस्केड नियंत्रण विधि क्या होती है। पहली बात, ये जो कैस्केड नियंत्रण वाली विधि है ये सबसे महंगी विधि है। सबसे महंगी विधि क्यों है? क्योंकि इस विधि के अंदर क्या किया जाता है, सेल्फ रिंग मोटरों का उपयोग किया जाता है। इस विधि के अंदर जो कैस्केड नियंत्रण विधि है उसमें किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम 2 सेल्फ रिंग मोटरों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इसके अंदर याद लिखना है पहले तो इस विधि में 2 सेल्फ रिंग मोटर का उपयोग करते हैं। अब देखिए यदि हम 2 सेल्फ रिंग मोटर लगा रहे हैं तो इसकी कीमत तो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। इस कारण यह विधि क्या होती है, आपकी सबसे महंगी होती है। तो देखिए इनमें 2 सेल्फ रिंग है, इनका हम कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक सेल्फ रिंग मोटर तो आपकी ये हो गई, एक सेल्फ रिंग मोटर ये हो गई, और दूसरी जो सेल्फ रिंग मोटर है वो मान लेते हैं आपकी ये है। ठीक है, ये है स्लिप रिंग मोटर S1 और ये है स्लिप रिंग मोटर S2। तो इस विधि के अंदर कितनी स्लिप रिंग मोटर का उपयोग किया जाता है, 2 स्लिप रिंग मोटरों का उपयोग किया जाता है। और स्लिप रिंग मोटर के अंदर हमने देखा था स्लिप रिंग मोटर के स्टेटर और रोटर दोनों पर हम क्या करते हैं, 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग लगाते हैं। अब जो पहली मोटर है, इस पहली मोटर की जो स्टेटर वाइंडिंग है, कौन सी वाइंडिंग है आपकी, ये स्टेटर वाइंडिंग। कौन सी है, स्टेटर वाइंडिंग। इस स्टेटर वाइंडिंग को तो हम क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं। पहली मोटर की स्टेटर वाली वाइंडिंग को तो किसके साथ जोड़ दिया हमने, 3 फेज सप्लाई के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। फिर इसकी जो रोटर वाली वाइंडिंग है, यहाँ से मैं निकाल देता हूँ जैसे रोटर वाइंडिंग, ये कौन सी वाइंडिंग है, इसकी रोटर वाइंडिंग। अब इसकी जो रोटर वाली वाइंडिंग है इसको दूसरी मोटर के जो स्टेटर वाइंडिंग है, दूसरी मोटर की क्या है, स्टेटर वाइंडिंग, उसके साथ क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है। क्या बोला मैंने, पहली जो सेल्फ रिंग मोटर है उसकी रोटर वाली वाइंडिंग को दूसरी सेल्फ रिंग मोटर के स्टेटर वाली वाइंडिंग के साथ क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है। जैसे इस सिरे को मैंने जोड़ दिया यहाँ से, फिर ये वाला जो सिरा आया इसको ऐसे नहीं, इसको जोड़ो आप यहाँ से, ये वाला जो सिरा आया इसको जोड़ा इसके सेकंड से, और ये जो थर्ड वाला सिरा है इसको जोड़ दिया इससे। तो क्या किया, ये तो रोटर वाइंडिंग है, इस रोटर वाइंडिंग को, पहली मोटर के रोटर वाइंडिंग को दूसरी मोटर के स्टेटर वाइंडिंग के साथ, ये कौन सी वाइंडिंग है आपकी, स्टेटर वाइंडिंग से क्या कर देते हैं अपन, संयोजित कर देते हैं। अब दूसरी मोटर की स्टेटर वाइंडिंग को तो पहली मोटर के रोटर के साथ संयोजित कर दिया, बची दूसरी मोटर की जो रोटर वाइंडिंग है, दूसरी मोटर की क्या होगी अब, रोटर वाइंडिंग, इसको अपन क्या करेंगे, एक 3 फेज बाह्य प्रतिरोध लेंगे और उस 3 फेज बाह्य प्रतिरोध के साथ क्या किया दिया जाएगा, इस रोटर वाइंडिंग को अपन क्या कर देते हैं, संयोजित कर देते हैं। तो दूसरी मोटर की रोटर वाइंडिंग को अपन ने क्या किया, 3 फेज जो रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध के साथ हमने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये समझ में आया, कैस्केड कंट्रोल मेथड के अंदर 2 सेल्फ रिंग मोटरों का हम उपयोग करते हैं। इसमें जो प्रथम सेल्फ रिंग मोटर है उसके स्टेटर वाइंडिंग को तो हम 3 फेज सप्लाई के साथ संयोजित करते हैं। फिर पहली जो सेल्फ रिंग मोटर है उसकी रोटर वाइंडिंग को दूसरी मोटर के स्टेटर वाइंडिंग के साथ क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है। फिर दूसरी मोटर की जो सेल्फ रिंग रोटर वाइंडिंग है, दूसरी मोटर की जो रोटर वाइंडिंग है उसको 3 फेज बाह्य प्रतिरोध के साथ संयोजित कर दिया जाता है। अब इस विधि से हमको क्या लाभ होता है, इस विधि से हम मोटर की स्पीड को घटा भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो इस विधि की सहायता से हम मोटर की स्पीड को घटाने और बढ़ाने दोनों ही क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। तो ये होगी आपकी कौन सी विधि, आपकी कैस्केड नियंत्रण विधि। कौन सी होगी, कैस्केड नियंत्रण विधि। तो इसके अंदर आप लिखना चाहो तो लिख लो, इसमें पहली मोटर के रोटर को या रोटर वाइंडिंग, पहली मोटर की रोटर वाइंडिंग को
दूसरी मोटर के स्टेटर के साथ संयोजित करते हैं। फिर दूसरी मोटर की रोटर वाइंडिंग को बाह्य प्रतिरोध के साथ एवं पहली मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से संयोजित करते हैं। ये जरूर याद कर लेना, इनमें कौन सी मोटर को सप्लाई के साथ जोड़ेंगे, कौन सी मोटर के रोटर को 3 फेज बाह्य प्रतिरोध की सहायता से संयोजित किया जाता है। आगे दे रखा है, इस विधि की सहायता से मोटर की स्पीड को घटाया व बढ़ाया जा सकता है। कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। आगे नोट करना चाहो तो लिख लेना, यह सबसे क्या है, महंगी विधि है। क्या है, सबसे महंगी विधि है। कौन सी विधि है ये सबसे महंगी विधि? तो ये कौन सी विधि होगी आपकी, कैस्केड कंट्रोल मेथड। तो कैस्केड कंट्रोल मोटर के अंदर 2 स्लिप-रिंग मोटर का उपयोग करेंगे। पहली स्लिप-रिंग मोटर के स्टेटर वाइंडिंग को 3 फेज सप्लाई के साथ, उसकी रोटर वाली वाइंडिंग को दूसरी मोटर के स्टेटर वाइंडिंग के साथ, फिर दूसरी मोटर के रोटर वाइंडिंग को हम 3 फेज बाह्य प्रतिरोध के साथ संयोजित करते हैं। इससे मोटर की स्पीड को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और क्या है, सबसे महंगी विधि है। तो ये हो गई आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर गति नियंत्रण की विधियाँ। और इसके साथ ही आपका जो 3 फेज इंडक्शन मोटर वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अगला जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट करना है, या फिर अल्टरनेटर स्टार्ट करवाना है, या फिर कई बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि साहब पहले एसी थ्योरी पढ़ा दो, तो एसी थ्योरी पढ़ाना है। अब इन 3-4 चैप्टरों में से जो भी चैप्टर आपको स्टार्ट करवाना है उस चैप्टर को आप मेरे को कमेंट्स करके बताओगे, तो जो भी आप बोलोगे वो चैप्टर मैं आपका पहले कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। अब देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो नोट्स मैं लिखा देता हूं जिनके अंदर से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस बार की में आता है। क्या कुछ नोट्स मैं आपको लिखा देता हूं जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जिनके अंदर से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात, 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप का मान, फुल लोड स्लिप, क्या 3 फेज इंडक्शन मोटर में फुल लोड स्लिप का मान, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर फुल लोड स्लिप का मान कितना होता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में फुल लोड स्लिप का मान 2% से 5%, या फिर आप बोल सकते हो इसको क्या 0.02 से 0.05 तक होता है। क्या 3 फेज इंडक्शन मोटर में फुल लोड स्लिप का मान कितना होता है, 2% से 5% होता है, या फिर अगर इसको संख्या में लिखेंगे तो 0.02 से कितना होता है, 0.05 होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर पूछा जाता है 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर स्टेटर और रोटर, इसके बीच में जो एयर गैप होता है उसका मान कितना होता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर व स्टेटर के बीच एयर गैप, हिंदी में बोलेंगे इसको वायु अंतराल, एयर गैप
का मान 0.4 mm से 4 mm तक होता है। 0.4 mm से 4 mm तक होता है। एयर गैप का मान कितना होता है? 0.4 से लेकर 4 mm तक होता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर हमको क्रोड हानि या फिर यांत्रिक हानि का पता करने के लिए कौन से टेस्ट का उपयोग करते हैं? तो नो लोड टेस्ट का प्रयोग। किसका? 3 फेज इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट। नो लोड टेस्ट का उपयोग, नो लोड टेस्ट का उपयोग क्रोड हानि व यांत्रिक हानि, क्रोड हानि व यांत्रिक हानि का पता लगाने में करते हैं, का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है। फिर आता है अगला, आपको लाइन याद रखनी है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में ब्लॉक रोटर टेस्ट। क्या? ब्लॉक रोटर टेस्ट। ब्लॉक रोटर टेस्ट का उपयोग, ब्लॉक रोटर टेस्ट का उपयोग किस लिए करते हैं? स्टेटर कॉपर लॉस, यानी कि स्टेटर में ताम्र हानि व रोटर कॉपर लॉस, यानी कि रोटर में ताम्र हानि, रोटर कॉपर लॉस का पता लगाने में करते हैं, का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, इतनी चीज को आपको हो गई। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में ब्लॉक रोटर टेस्ट का उपयोग हम स्टेटर कॉपर लॉस व रोटर कॉपर लॉस का पता लगाने के लिए करते हैं। फिर बात आती है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो टॉर्क पैदा होता है, क्या या पावर फैक्टर जो पैदा होता है, वो कौन से स्वभाव का होता है? तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग का मतलब होता है पश्चगामी, लैगिंग पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को हिंदी में बोलेंगे शक्ति गुणांक, उत्पन्न होता है। ये चीज क्लियर हो गई। 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर हमेशा क्या होगा, जो पावर फैक्टर पैदा होता है वो कौन सा होता है? लैगिंग होता है। अब एक पावर फैक्टर पर भी क्वेश्चन आ जाता है और वह आपसे पूछता हूं कि यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर स्टेटर और रोटर के बीच का जो एयर गैप है, अगर उसके मान को हम क्या कर दें? बढ़ा दें, तो बताइए उसके पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर यदि स्टेटर और रोटर है, उसके बीच के एयर गैप को, वायु अंतराल को यदि हम बढ़ा दें, तो मोटर के पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मोटर का पावर फैक्टर समान रहेगा, मोटर का पावर फैक्टर घटेगा, मोटर का पावर फैक्टर बढ़ेगा, या फिर मोटर का पावर फैक्टर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चारों में से आपको ऑप्शन बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एयर गैप बढ़ाने से पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जैसे ही हम एयर गैप बढ़ाते हैं, तो एयर गैप बढ़ाने से पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, पावर फैक्टर को हम किससे लिखते हैं? cos फाई से। किससे लिखते हैं? cos फाई। और जब मोटर नो लोड की अवस्था में होती है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट और जो आपकी एडी करंट होती है, आपकी क्रोड करंट होती है, उनके बीच का जो एंगल होता है वही क्या कहलाता है? पावर फैक्टर एंगल कहलाता है। देखिए क्वेश्चंस क्या है आपका? क्वेश्चन है 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर व रोटर के बीच एयर गैप का मान बढ़ाने पर पावर फैक्टर का मान बढ़ाने पर पावर फैक्टर, ऑप्शन ए है
हिंदी में लिख देता हूँ, समान रहेगा। ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है बढ़ता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए आपका आंसर क्या होगा। जब किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर स्टेटर और रोटर इसके बीच में जब हम एयर गैप का मान बढ़ाते हैं तो उससे पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होगा। तो देखिए जब कैसे करोगे आप इसको सोल्व, आंसर क्या आएगा, आंसर तो इसके अंदर आएगा कि जो पावर फैक्टर है उसका मान क्या होता है आपका घटता है। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि घटता है तो कैसे घटता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्या होता है, हम जानते हैं कि फ्लक्स के रास्ते का जो प्रतिरोध होता है उसको हम लिखते हैं रिलक्टेंस से। किससे लिखते हैं, रिलक्टेंस से लिखते हैं ना। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था जब मैंने मैग्नेटिक लॉकिंग पढ़ाया था कि फ्लक्स के रास्ते के प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं, रिलक्टेंस से। और बताइए जब स्टेटर, ये स्टेटर वाइंडिंग है, ये कौन सी वाइंडिंग है, रोटर वाइंडिंग, इसके बीच के एयर गैप के मान को मैं बढ़ाऊंगा, बीच का एयर गैप बढ़ेगा तो बताइए रिलक्टेंस का मान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। भाई स्टेटर से जो चुंबकीय फ्लक्स आ रहा है वही तो रोटर में जा रहा है, और जब इन दोनों के बीच के रास्ते का मान बढ़ेगा तो उस आने वाले फ्लक्स के रास्ते का प्रतिरोध बढ़ेगा, फ्लक्स के रास्ते का प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ रिलक्टेंस का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो जब स्टेटर और रोटर इनके बीच में एयर गैप के मान को बढ़ाते हैं तो रिलक्टेंस का मान क्या होता है आपका, बढ़ता है। और हम जानते हैं क्या, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है आपका, फ्लक्स बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला, चुंबक वाले पार्ट के अंदर पढ़ा होगा आपने। फ्लक्स बराबर होता है क्या, एमएमएफ बटे क्या होता है आपका, रिलक्टेंस। एमएमएफ मतलब होता है चुंबकीय वाहक बल। एमएमएफ का मतलब क्या होता है आपका, चुंबकीय वाहक बल। और चुंबकीय वाहक बल को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, अपन N इंटू आई से। किससे प्रदर्शित करते हैं, N इंटू आई। यहाँ पर I की जगह क्या लिखूंगा मैं, IM, यानी कि चुंबकीय करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट। तो एमएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू आई बटे क्या हो जाएगा आपका, रिलक्टेंस। क्या हो गया, रिलक्टेंस बराबर क्या होता है आपका, फाई होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स को किससे लिखते हैं, फाई। चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है क्या, एमएमएफ बटे क्या होता है, रिलक्टेंस। एमएमएफ की जगह क्या लिख सकता हूँ, N इंटू IM बटे रिलक्टेंस बराबर क्या होगा आपका, फाई। ये चीज़ क्लियर हुई। ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ रखा होगा, ये होता है। मैं समझा रहा हूँ, जैसे ही एयर गैप बढ़ा तो रिलक्टेंस का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब बताइए यहाँ पर जैसे ही रिलक्टेंस का मान बढ़ेगा तो इस चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स रिलक्टेंस के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि जो आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसका मुख्य चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया आपका, कम हो गया। अब जैसे ही मुख्य चुंबकीय फ्लक्स कम होगा तो मोटर की स्पीड कम हो जाएगी, मोटर की क्या हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। मोटर के अंदर जो, या फिर जो आपका जो इसके रोटर वाइंडिंग के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका मान कम हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का मान मोटर के अंदर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इस मोटर के चुंबकीय फ्लक्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये जो चुंबकीय फ्लक्स घटा है इसका मान वापस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्योंकि मोटर के अंदर हम क्या करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स के मान को हमेशा कांस्टेंट बनाए रखना चाहते हैं। अब रिलक्टेंस तो बढ़ रहा है, एयर गैप बढ़ाएंगे तो रिलक्टेंस तो बढ़ेगा, रिलक्टेंस बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, घटेगा। अब चुंबकीय फ्लक्स घट रहा है तो इसके मान को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक चीज़ का मान यदि मैं बढ़ा दूं तो बताइए चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए एन क्या है, कुंडली के अंदर फेरों की संख्या, यानी कि स्टेटर वाइंडिंग के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या। क्या चालू मोटर के अंदर मैं स्टेटर वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या को बढ़ा सकता हूँ क्या, नहीं बढ़ा सकता। जब तक उसके स्टेटर वाइंडिंग में नई वाइंडिंग नहीं लगाएंगे तब तक हम एन के मान को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो IM मैग्नेटाइजिंग करंट है
जो करंट के मान को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो रिलक्टेंस जैसे ही बढ़ा तो रिलक्टेंस के बढ़ने से फ्लक्स का मान क्या हुआ, कम हुआ। और हम चाहते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो फ्लक्स है वो क्या रहे, हमेशा कांस्टेंट रहे। तो जो फ्लक्स कम हुआ है उसको बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस मैग्नेटाइजिंग करंट का मान क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। अर्थात जो मोटर है वो क्या करेगी, ज़्यादा करंट लेगी। ज़्यादा करंट क्यों लेगी, क्योंकि उसका चुंबकीय फ्लक्स कम हो गया, उसके चुंबकीय फ्लक्स को वापस बढ़ाना है। अब वापस बढ़ाने के लिए वो क्या करेगी, ज़्यादा करंट लेगी। अब मैग्नेटाइजिंग करंट का मान बढ़ने से देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए क्या होता है, जब मोटर आपकी नॉर्मल कंडीशन में होती है तब आपके यहाँ पर 2 करंट होती है। एक तो होती है आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट, उसको तो हम लिखते हैं किससे, IM से, और एक होती है आपकी एडी करंट, IE। ठीक है, जब मोटर पर क्या होती है, नॉर्मल स्पीड के साथ घूमती है, जब मोटर में हम एयर गैप का मान बिल्कुल भी नहीं बढ़ाते हैं, उस कंडीशन में एक तो मैग्नेटाइजिंग करंट और एक क्या है, एडी करंट है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, इन दोनों की जो परिणामी करंट होगी उसको हम लिखेंगे नो लोड करंट। किससे लिखते हैं, I0 से। ठीक है, अब देखिए नो लोड करंट और ये जो एडी करंट है इसके बीच में जो ये एंगल है, इस एंगल का मान कितना है, अल्फा है। कितना है, अल्फा। जब एंगल का मान अल्फा है तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा आपका, कोस अल्फा 1 होगा। ये जो मैंने बताया ये है आपके मोटर की नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट और जो एडी करंट है उन दोनों के बीच में जो बीच की जो करंट होती है वो क्या होती है, नो लोड करंट। और नो लोड करंट और एडी करंट के बीच में हमने एंगल का मान देखा तो एंगल कितना है, अल्फा 1 है। तो पावर फैक्टर कितना हो गया, कोस अल्फा 1 हो गया। अब क्या किया हमने, क्या किया, इसके स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप को क्या किया, बढ़ाया। अब जैसे ही एयर गैप बढ़ेगा तो रिलक्टेंस का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और जब रिलक्टेंस का मान बढ़ेगा तो इस फाई का मान क्या होगा, घटेगा। अब फाई का मान कम हो रहा है तो मोटर क्या चाहेगी, इस फाई के मान को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए क्या करेगी, मोटर जो मैग्नेटाइजिंग करंट है IM उसका मान क्या कर देगी, बढ़ा देगी। अब जैसे ही IM का मान बढ़ेगा तो जो कोस फाई का मान घटा हुआ था वो वापस पहले वाली स्थिति के अंदर पहुंच जाएगा। तो अब यहाँ पर इस मैग्नेटाइजिंग करंट का मान क्या हो गया, बढ़ गया। तो देखिए मैग्नेटाइजिंग करंट पहले जो इतनी सी थी अब वो बढ़ के कितनी होगी, मान लेते हैं इतना। तो ये क्या होगी आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट, क्या होगी, IM। IE का मान वही का वही रहेगा, इतना का इतना ही। IE अपनी पोजीशन पर सेम रहेगी, IE, क्योंकि करंट किसका मान बढ़ा है, केवल IM का मान बढ़ा है। किसका मान बढ़ा है, IM का। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो आपका परिणामी करंट होगी वो परिणामी करंट कैसे आएगी आपकी, इस प्रकार से आएगी। और परिणामी करंट को अपन किससे लिखेंगे, I0 से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, I0 से। अब देखिए I0 और IE इसके बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना है, अल्फा 2 है। बताइए अल्फा 2 का मान अल्फा 1 से क्या हो गया आपका, ज़्यादा। तो अल्फा 2 ग्रेटर देन होगा किससे, अल्फा 1 से। होगा कि नहीं होगा, अल्फा 2 ज़्यादा होगा किससे, अल्फा 1 से, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग करंट का मान क्या हो गया, बढ़ गया। मैग्नेटाइजिंग करंट का मान बढ़ने से इन दोनों के बीच में जो कोण है उस कोण का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फाई 2 का मान किससे ज़्यादा होगा, फाई 1 का। अब देखिए कोस के अंदर क्या होता है, कोस के अंदर जैसे जैसे कोण का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका मान क्या होता जाता है, घटता जाता है। क्यों, क्योंकि कोस 0 डिग्री जो होता है उसका मान कितना होता है, 1। और कोस 90 डिग्री जो होता है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो जैसे जैसे कोस का 0 से 90 की तरफ मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसका मान क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो यहाँ पर जो कोण ज़्यादा होगा उसके अंदर कोस का मान क्या होगा, कम होगा। और जो कोण कम होगा उसका कोस क्या रहेगा आपका, ज़्यादा रहेगा। क्योंकि जिसका कोण कम होगा उसका मान क्या होगा, ज़्यादा। जिसका कोण ज़्यादा होगा उसका मान क्या होगा, कम। तो यहाँ पर कोस 2 का मान कम होगा किससे, कोस 1 से। यानी कि जब मोटर के बीच में हमने एयर गैप का मान बढ़ाया तो एयर गैप के मान बढ़ाने पर जो पावर फैक्टर होगा वो कितना होगा, कोस फाई 2 होगा। और एयर गैप को बढ़ाने से जो पहले जो पावर फैक्टर है वो क्या है, कोस फाई 1। तो एयर गैप को बढ़ाने से देखिए पावर फैक्टर का मान क्या हो गया आपका, घट गया, क्योंकि कोस फाई 2 का मान कोस फाई 1 से क्या है, कम है। तो जैसे ही इस इंडक्शन मोटर के बीच में एयर गैप का मान हम बढ़ाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, आपका जो पावर फैक्टर है उस पावर फैक्टर का मान क्या हो जाता है, आपका घट जाता है। तो आपको अगर ये चीज़ आपको थोड़ी
टफ लगे तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को रट लेना कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर स्टेटर और रोटर, इसके बीच में जब हम एयर गैप का मान बढ़ाते हैं तो मोटर क्या हो जाती है, उसका पावर फैक्टर क्या हो जाता है, आपका घट जाता है। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं यहाँ पर आपको। देखिए वो क्वेश्चंस भी कभी कभी एग्जाम्स के अंदर आ जाता है। क्वेश्चन है क्या, यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर ताम्र हानि का मान कितना हो, 0 हो, तो उससे मोटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर ताम्र हानि 0 होने पर मोटर की गति होगी। ऑप्शन ए के अंदर आपको दिया गया है क्या, मोटर या रोटर रन नहीं करेगा। पहला क्या है, मोटर का जो रोटर है वो रोटर घूमता नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, रोटर घूमता नहीं है। दूसरा क्या है, रोटर सामान्य से ज़्यादा गति पर घूमता है। तीसरा क्या है, रोटर तुल्यकाली गति यानी कि सिंक्रोनस स्पीड, तुल्यकाली गति पर घूमेगा। और डी लिख सकते हो आप, रोटर तुल्यकाली गति से ज़्यादा गति पर घूमेगा। क्वेश्चन दिया गया है आपको, यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर रोटर ताम्र हानि यानी कि रोटर कॉपर लॉसेस का मान 0 हो जाए तो मोटर की रोटर पर या मोटर की घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला दिया है, मोटर का रोटर रोटेट नहीं करेगा। दूसरा, मोटर का जो रोटर है वो सामान्य स्पीड पर घूमेगा। तीसरा है, मोटर का जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगा। और चौथा दे रखा है, रोटर है वो तुल्यकाली गति पर क्या होता है, आपका घूमता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैसे सोल्व करोगे। देखिए रोटर ताम्र हानि का फॉर्मूला जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था रोटर ताम्र हानि का सूत्र होता है S इंटू क्या होता है, आपका PG होता है। रोटर ताम्र हानि का फॉर्मूला क्या होता है, रोटर ताम्र हानि बराबर होता है S इंटू PG। यहाँ पर S बराबर क्या है, आपकी स्लिप है, क्या है, स्लिप। और PG बराबर क्या है, PG क्या है, आपकी रोटर इनपुट पावर। PG बराबर क्या है, रोटर इनपुट पावर है। रोटर को हम जब इनपुट पे जो शक्ति दे रहे हैं वो क्या है, आपकी PG है। अब ये बोल रहा है रोटर ताम्र हानि का मान कितना हो गया, 0। तो मैं बोल सकता हूँ कि रोटर ताम्र हानि को अपन किससे लिख रहे हैं, S इंटू PG। तो S इंटू PG का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन कि रोटर ताम्र हानि का मान कितना है, 0। और रोटर ताम्र हानि को अपन किससे लिखते हैं, S इंटू PG से। तो S इंटू PG बराबर कितना हो गया, 0। अब देखिए इन दोनों में से कोई भी एक संख्या 0 है तभी जाके इसका मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। भाई दोनों में से कोई एक संख्या 0 है तभी तो 0 आ रहा है, या फिर दोनों संख्या का मान 0 होगा तो 0 आएगा। लेकिन हम जानते हैं यदि मोटर आपकी रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो रोटर को जो इनपुट पावर है, इस रोटर इनपुट पावर का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। मोटर के अंदर कभी भी रोटर इनपुट पावर का मान किसके बराबर नहीं होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। अब जब रोटर इनपुट पावर का मान 0 के बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो PG है, इस PG का मान 0 के बराबर नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि ये जो स्लिप है, इस स्लिप का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। भाई स्लिप का मान 0 के बराबर होगा तभी तो रोटर कॉपर लॉसेस का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि रोटर इनपुट पावर तो कभी भी 0 नहीं हो सकती। अब स्लिप का मान जब 0 हो गया, स्लिप का मान कितना हो गया आपका, 0,
तो देखिए स्लिप का मान 0 कब होगा, जब एनआर का मान किसके बराबर होगा, एनआर बराबर क्या होगा आपका एनएस होगा। एनआर क्या है, रोटर की घूर्णन गति, एनएस बराबर क्या है, सिंक्रोनस घूर्णन गति। जब रोटर की घूर्णन गति का मान सिंक्रोनस घूर्णन गति के बराबर होगा तब स्लिप का मान कितना होता है आपका 0 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्लिप एस बराबर क्या होता है, एन एस माइनस एन आर बटे क्या होता है आपका एन एस होता है नहीं होता। अब यदि मैं एन आर की जगह कितना रख दूं, यहाँ पर एन एस लिख दूं, क्या लिख दूं एन एस, तो एन एस माइनस एन एस बटे क्या हो जाएगा आपका एन एस, और एन एस में से एन एस को घटाएंगे तो क्या आएगा 0 बटे क्या आ जाएगा एन एस, और 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो स्लिप का मान 0 कब होगा, जब रोटर की जो स्पीड है वो किसके बराबर होगी, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगा। उस कंडीशन में स्लिप का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो आपको सवाल के अंदर पूछा है कि यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर रोटर कॉपर लॉसेस का मान 0 है, रोटर कॉपर लॉसेस मतलब S इंटू पीजी, S इंटू पीजी का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम जानते हैं कि पीजी का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। जब पीजी का मान 0 के बराबर नहीं है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि स्लिप का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और जब स्लिप का मान 0 के बराबर है, स्लिप का मान कितना है 0, तो जो रोटर की घूर्णन गति है वो किसके बराबर रहेगी, सिंक्रोनस घूर्णन गति के बराबर होती रहेगी। यानी कि जो आपकी मोटर है वो क्या करेगा, आपका रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर क्या करेगी, आपकी घूमेगी। तो आपका आंसर कौन सा सही रहेगा, आपका सी वाला। तो जब 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर रोटर कॉपर लॉसेस का मान 0 होगा तो आपका जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड के साथ क्या करता है, आपका रोटेट करता है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को आपको ढंग से पढ़ना है। और ये जो आपका आज जो 3 फेज इंडक्शन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो नया चैप्टर स्टार्ट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चैप्टर स्टार्ट करवाना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।